बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। अपने प्रोग्राम लॉ लिंक्स विद बैरिस्टर हारिस रमज़ान, अपने चैनल रमज़ान लॉ एसोसिएट पे मैं फिर हाजिर हूँ। आज का टॉपिक इंतहाई सिग्निफिकेंट एरिया है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग अपनी व्यू पॉइंट्स भी देते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं और हर तरह का बंदा अपनी राय देता है, मगर ये एरिया डिमांड करता है एक स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट व्यू पॉइंट। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं साहिबजादा मुजफ्फर अली साहब। इनका 20 साल से ज़्यादा तजुर्बा है लीगल प्रोफेशन में, जिसके अंदर उन्होंने टॉप ऑर्गेनाइजेशंस को सर्व किया है। इनके लैंडमार्क केसेस रिपोर्टेड हैं। ये 5 साल नैब में एज अ प्रोसिक्यूटर उन्होंने काम किया और अभी रिसेंटली ही इज एडवाइजिंग दी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। साहिबजादा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप आए और नैब के एरिया पे आपसे आज हमारी गुफ्तगू है। मैं आपसे सीधे ही सवाल करूंगा कि सर, आप जरा हमारी ऑडियंस को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि नैब लॉज एक मम्मा बना पड़ा है आम इंसान के लिए। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन करते हैं। कोई इसको ड्रकोनियन लॉ कहता है, कोई कहता है कि ये अच्छा है। थोड़ा सा आप अपने वसी तजुर्बे पे, जितना अर्सा आपने काम किया नैब के ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे ऑडियंस को थोड़ा अप्राइज कीजिए कि ये क्या लॉ है और इस तरह इससे लोगों को क्या समझना चाहिए। जी सर। शुक्रिया बैरिस्टर रमजान साहब। एक तो यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं अपना एक्सपीरियंस विद सर्विंग इन नैब आल्सो, और जो नैब के जो करंट सिनेरियो है। आप को याद होगा 99 के अंदर जब ये अकाउंटिंग ऑर्डिनेंस आया, तो उसके पहले उस दौरान जो है वो, बल्कि उससे पहले भी और उस दौरान जो एक बहुत बड़ा बूम क्रिएट हुआ था कि लोगों ने बैंकों से लोन लिया था, डिफॉल्ट कर गए थे और वो अरबों रुपए का पैसा था। उसके अलावा जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के केसेस थे वो भी इतने ज्यादा क्लब हो चुके थे, और FIA उस टाइम के ऊपर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी और नीचे प्रोवेंशन में एंटी करप्शन एजेंसी थी। उनके पास वो उस किस्म की समझे सोर्स नहीं थी कि इतने सारे जो व्हाइट कॉलर क्राइम की केसेस हैं उसको हैंडल कर सके एट वन टाइम। तो ये उस टाइम जरूरत आई कि 99 में कि एक ऐसी एपेक्स अथॉरिटी बनाई जाए एंटी करप्शन की, ऐसा क्रूसेडर हो जो इसके कॉम्बैट कर सके और ये करप्शन में लूटेड जो मनी है उसको हासिल कर सके और वापस ले सके, और जहां जहां नुकसान हुआ है और जहां जहां लोन डिफॉल्ट हुए हैं वो रिकवरी की जाए। और अगर आप देखें कि नेशनल अकाउंटिंग ऑर्डिनेंस का जो प्रीएम्बल है, जो प्रीफेस है, उसमें भी जो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन यही थी कि आप अकाउंटेबल करें उन लोगों को जिन्होंने मिसयूज अथॉरिटी की है, जिन लोगों ने इलीगल पेक्यूनियरी एडवांटेजेस गेन किए हैं, जिनके हिडन एसेट्स हैं, और जहां पे लोगों ने डिफॉल्ट किया हुआ है और वो लोगों को, बैंकों को पैसे नहीं दे रहे और ना ही सरकारी इदारों को पैसे दे रहे। So this was the intention of the legislation while promulgating this ordinance. तो जब ये आया ऑर्डिनेंस तो उसके बाद आप देख लें, आज इसको 99 के बाद मेरे ये 20 इयर्स सबब हो चुके हैं, मोर देन 20 इयर्स हो चुके हैं, और आप देखें कि इसकी जो रिमार्केबल है रिकवरी, जिसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि आज के कितने अरब रुपया जो है रिकवर हुआ है। हाउसिंग सोसाइटीज की जो स्कैम्स हैं उससे बड़ी रिकवरी हुई है। उसके अलावा जो बैंक डिफॉल्ट्स हैं वहां पे बड़ी रिकवरी हुई है, बैंक्स को बड़ा पैसा मिला है फ्रॉडलेंट तरीके से, जिन्होंने लोनिंग की और इम्प्रूडेंट डिसीजंस के ऊपर जो लोन एडवांस किया वो रिकवर किया बैंकों ने। तो ये भी देखा जाए तो इसके इट्स गुड इन द सेंस के जी जितनी भी एजेंसीज आई है उसके कन्विक्शन रेट्स आप देख लीजिए और जो इसकी रिकवरी का देख लीजिए, तो नैब हैज परफॉर्म वेरी गुड फॉर द पास्ट ईयर्स। जी। सर साहब, मुझे ये बताइएगा कि चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि अगर जब तक कि नेशनल एक्सचेकर को फायदा हो तो ये एक कॉन्टेक्स्ट समझ आता है। मगर अगर लॉ को इटसेल्फ थोड़ा सा डेप्थ में एनालाइज किया जाए तो कुछ चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आती हैं। नंबर वन कि जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि मैं खुद भी एक पर्सनली एक थॉट रखता हूँ कि ये वाकई एक ड्रकोनियन लॉ है, क्योंकि इसका लॉ का हमेशा पर्पस ये होता है एक डेटरेंट इफेक्ट होना चाहिए, मगर ये एज अ कोर्सिव फोर्स यूज होता है लोगों के खिलाफ और लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। जैसे कि मैंने खुद भी देखा कि लैब के का जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो इतना अजीबो गरीब किस्म का है और अनलॉ लाइक है कि आम आदमी जो है, जो भी कोई बंदा है, वो ये इस चीज में अफादियत अपनी तलाश करता है कि जी मैं कहीं से भी पैसे देके अपनी जान छुड़ा लूं, बजाय इसके कि मैं इस ड्यू प्रोसेस में जाऊं। नंबर वन। नंबर टू, आप ये देखें कि इस लॉ में एक बड़ी मेजर एक प्रॉब्लम ये है कि वन
आपका अरेस्ट हो जाता है या आपको रिटेन कर लिया जाता है, तो फिर आपको बेल नहीं मिलती और लगातार 90-100 दिन आपको रखा जाता है अंडर इनकार्सरेशन। हालांकि लॉ ये कहता है कि हर बेल एप्लीकेशन जो कि 199 के अंडर हम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जाते हैं कि हर दफा ये जो अथॉरिटी है उनको ये चीज इंश्योर करनी होती है कि उनके पास कोई सब्सटैंटिव चीज है। इस एरिया पे प्लीज लोगों का ये जो एक तासुर है इसको जरा क्लियर कीजिएगा कि क्यों कर ऐसा होता है और क्यों कर नैब इस चीज को आज तक हैंडल नहीं कर पाया। रमजान भाई, मैं आपको बताऊं कि मैंने आई सर्व्ड इन नैब फ्रॉम 2003 टिल 2009 एंड आई वाज प्रोसिक्यूटर। और मैं नैब के जितने ये हाई प्रोफाइल केसेस थे उस टाइम के ऊपर मैंने प्रोसिक्यूट किए। तो अब मैं डिफेंस साइड पे हूँ। तो नॉर्मली मैं इस वजह से ये बेहतर समझूंगा आपका ये सवाल को जवाब देना कि नाउ आई एम आल्सो रिप्रेजेंटिंग सिंस फ्रॉम द डिफेंस साइड कि असल मामला क्या है। देखें, हर कोई ऑर्डिनेंस है ना, एक चीज देखने की जरूरत है कि नैब इस टाइम के ऊपर जो पहला आपका जो है सवाल उसका सेक्शन है क्रिमिनल लॉ के बारे में, ये बिल्कुल बात गलत है। उसकी रीजन ये है कि नैब से आप तवक्कुआत उस किस्म की नहीं कर सकते जहां आप एफआईए, पुलिस और एंटी करप्शन में देखिए किसी भी बड़े आदमी का केस बन जाता है तो यू हैव लाइक सम सोर्सेज कि आप उसको सेटल डाउन करा लेते हैं, तरीके से उसको आप कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं। बट इन नैब इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ये एक आईओ के पास ये इख्तियार नहीं होता। ये एक बोर्ड होता है, उसके अंदर कोई 10 मेंबरान होते हैं। देखिए, जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं उसकी स्टेजेस हैं। उसमें ये नहीं कि जैसे कि आपने कोई दरखास्त ले गए और अगर आपका कोई जानने वाला है महकमे में, एफआईए में, एंटी करप्शन में या पुलिस में, तो वो आप उसको एकदम एफआईआर लॉन्च करा देते हैं। वो बंदे के ऊपर तो मुसीबत पड़ गई, ही हैज टू अपीयर फॉर अ बेल, और उसके बाद वो एक दफा एफआईआर दर्ज हो जाए तो फिर वो जाहिर सी बात है क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बट इन नैब देयर इज समथिंग डिफरेंस। वो ये है कि आप नैब में जब जाते हैं तो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन जो होती है उसको वेरीफाई किया जाता है, उसको कंप्लेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि क्या ये जो आपने ऑफेंसेस, क्योंकि नैब के पास तो तकरीबन 12 ऑफेंसेस हैं जिसको वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ये बात दुरुस्त है कि नैब कैन गो अगेंस्ट अ पटवारी आल्सो एंड नैब कैन गो अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर आल्सो। ये बात दुरुस्त है, लेकिन अब देखना ये पड़ता है कि इल्जामात किस किस्म, किस नौयत के हैं। क्या अगर एक पटवारी के ऊपर इल्जामात है कि उसके पास अरबों की जायदाद है, यस, नैब कैन प्रोसीड, नैब कैन टेक कॉजेस ऑन दैट मैटर। लेकिन अगर आप ऐसे बात कहते हैं कि पटवारी ने अपना दूध ले लिया या कोई ऐसी बेनिफिट ले लिया, तो वो डेफिनेटली वो नैब के परव्यू में ये चीज जो है वो नहीं आती, वो एंटी करप्शन में ही जाता है मैटर, छोटे मैटर्स। अब बात यह होती है कि जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो जो हमारे सेक्शन 9 जो है नेशनल कॉम्पिटिटिव ऑर्डिनेंस का, अगर आप उसमें देखें तो वो जो 12 ऑफेंसेस है वो डिस्क्राइब्ड है, डिफाइंड है। उसमें मैं मोटे मोटे सिर्फ मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या व्यूअर्स को पता लग जाए कि इसमें मिस सरकारी मुलाजिम अगर मिस यूज अथॉरिटी करता है, और उसको डिफाइन किया गया सेक्शन 9(6) में। उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई शख्स पैसे लेता है और वो किसी को बेनिफिट देने के लिए, या वो किसी को बेनिफिट दे देता है, अपनी एक्सरसाइज को लॉफुल मैनर में एक्सरसाइज नहीं करता और उससे किसी को बेनिफिट होता है, तो वो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के डेफिनेशन में फॉल कर जाता है और वो ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस। इसके अलावा अगर सरकारी मुलाजिम है, उसके पास कोई एसेट्स है जिसको काउंट फॉर ना कर सके अपनी रिजिबल नोन सोर्सेज ऑफ इनकम से, तो वो भी करप्शन की डेफिनेशन में आता है, जो कि सेक्शन 9 में जो है डिफाइंड है, 8 जो मैंने बताया 10-12 ऑफेंसेस की। इसके अलावा अगर कोई बंदा गैर कानूनी तरीके से कोई अपने लिए या अपने बच्चों के लिए बेनिफिट लेता है, वो भी करप्शन की उसी डेफिनेशन सेक्शन 9 के अंदर आता है। और इसी तरह अगर कोई बंदा चीटिंग पब्लिक एट लार्ज करता है, मसलन कि अगर वो एक सोसाइटी लॉन्च करता है और वो सोसाइटी के पीछे जमीन नहीं होती और वो लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेता है, तो वो भी नैब के करप्शन के ऑफेंस में डिफाइन होता है और वो भी नैब के ऑफेंस है। इसी तरह अगर कोई बंदा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है और वो ऐसे है कि किसी ने अमानतन पैसे रखवाए और उसको वो इस्तेमाल कर देता अपने लिए, तो वो भी एक जुर्म करता है। और इस यही जो बैंकर है या कोई एजेंट है, वो कोई भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा तो वो भी नैब के ऑफेंसेस में आता है। रिश्वत लेना भी नैब के ऑफेंसेस में है, किक बैक्स लेना। तो ये सारे जो ऑफेंसेस हैं दैट आर कंसर्निंग विद द पब्लिक सर्वेंट एंड अ प्राइवेट पर्सन आल्सो। अब वो जो प्राइवेट पर्सन है वो कौन है, जिसमें अब प्राइवेट पर्सन की मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि अगर कोई शख्स, जिस तरह मैंने पहले बताया कि सोसाइटी है, वो सोसाइटी बनाता है, तो वो तो प्राइवेट पर्सन है, उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अगर
बिजनेसमैन है, कोई इस किस्म का इलीगल काम कर रहा है और लोगों से प्रॉफिट्स लेने के बहाने वो पैसे इकट्ठे कर लेता है, वो भी प्राइवेट पर्सन है लेकिन नैब के जिम्मे में आता है। और सेक्शन 5 जो है, ओ पार्ट जो है उसका, उसमें प्राइवेट पर्सन की बकायदा डेफिनेशन भी बताई, ही कैन बी अ डायरेक्टर, ही कैन बी अ चीफ एग्जीक्यूटिव, ही कैन बी अ पार्टनर। तो ये इस तरीके से ये ऑफेंसेस इनके लिए बनाए गए। अब मैं आ जाता हूँ अपने जो मैंने पहले जब जवाब शुरू किया आपका कि इसकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में, ये जरूर ये जो जहां पे नैब को किसी से एतराज है तो सबसे पहले वो यही कहेगा कि ट्रिब्यूनल लॉ है, वन साइडेड है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम द डिफेंस साइड आल्सो। ये इसमें थोड़ा सा हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे कंप्लेंट जो जाती है उसकी जो मैंने बताया पहले स्टेज ही वेरिफिकेशन की है। अब उस वेरिफिकेशन की स्टेज में वही 10-12 बंदे जो एक बोर्ड बनाए जिसके अंदर एक्सपर्ट्स बैठे हुए, जिसके अंदर लैंड रेवेन्यू एक्सपर्ट होता है, एसेट एक्सपर्ट होता है, जिसके अंदर लीगल का एक्सपर्ट होता है, जिसके अंदर एक एडिशनल डायरेक्टर होता है, फिर डिप्टी डायरेक्टर होता है, फिर आईओ होता है और उसको लीड करता है डायरेक्टर जनरल जो उस रीजन बोर्ड का होता है। अब वो 12 बंदे डिसाइड करते हैं कि अगर ये केस जो कंप्लेंट हमारे पास आई, क्या ये प्रोसीडेबल है, क्या ये नैब कॉजेस ले सकता है, क्या इसमें काम होने वाला है, क्या ये जो बंदा जिसने फाइल की है इसके ऊपर स्टांस लेगा, क्या एविडेंस जो इसने हाईलाइट की है वो सफिशिएंट है टू प्रोसीड फर्दर। जब वो इस चीज पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो केस को ले जाते हैं इंक्वायरी के अंदर। इंक्वायरी से फिर आप देखें कि हमारे ऑर्डिनेंस, नेशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑर्डिनेंस में इंक्वायरी स्टेज डिफाइंड है और उसमें उन्होंने बताया कि जब इंक्वायरी में केस आ जाता है तो देन हूसोएवर जो इंक्वायरी फेस कर रहा है वो सब्जेक्ट ऑफ बन जाता है नैब का, वो एक एक्यूज बन जाता है और उसके ऊपर ऑटोमेटिक कुछ एम्बार्गोज लग जाती हैं। जब आपका केस कंप्लेंट से इंक्वायरी में चला गया तो उसी टाइम उस आदमी पे ये एम्बार्गो लग जाती लॉ की कि वो अपने एसेट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता, अपने या अपने बच्चों के एसेट्स में जो बेनामेदार हैं उनको वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। ऑटोमेटिक उसके ऊपर सेक्शन 23 जो नैब ऑर्डिनेंस है वो लग जाता है। अब इंक्वायरी स्टेज के ऊपर अगर कोई बंदा ये समझता है कि जी के वाकई ही ये नैब ने जो मेरे पे ये केस बनाया है और इसके ऊपर मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, तो वो फिर वॉलंटरी रिटर्न कर सकता है और उस सूरत में, वॉलंटरी रिटर्न की सूरत में, वो कन्विक्शन उसको नहीं होती। अगर वो नहीं करता, उसको फेस करता है ट्रायल को, वो कहता है अपनी डिफेंस देता है, तो वो अपना पहले वर्जन रिकॉर्ड कराता है और नैब स्टार्ट प्रोसीडिंग विद द इन्वेस्टिगेशंस। फिर उसके बाद एक स्टेज आती है कि जब नैब समझती है कि ये वाकई ये केस एस्टैब्लिश हो चुका हुआ है, जितनी हमने एविडेंस इंक्वायरी में कलेक्ट की है, दिस इज प्राइमा फेसी एस्टैब्लिशेस दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड दिस ऑफेंस, तो फिर वहां पे इन्वेस्टिगेशन में केस कन्वर्ट किया जाता है। अब इस इन्वेस्टिगेशन की कन्वर्जन के लिए भी वही 10-12 बंदों का जो बोर्ड है वो ये फैसला करता है। अब अगर देखें, अगर एक आदमी के हाथ में हो, जिस तरह बाकी एजेंसीज का एक आदमी होता है, वो वही किंग होता है, वही चाहे जो मर्जी कर ले, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के चांसेस ज्यादा ब्राइट हैं, जस्ट बिकॉज नैब ने ये 10-12 बंदों के डेलिब्रेशंस के बाद वो केस कन्वर्ट होता है हर स्टेजेस में। इंक्वायरी में जब मवाद इकट्ठा हो जाता है तो फिर ये समझ आ जाती है कि केस इन्वेस्टिगेशन के, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन के बाद नैब के पास थोड़ा सा पीरियड रह जाता है कि उसने उसके बाद रेफरेंस फाइल करना होता है और जब वो रेफरेंस फाइल कर देती है फिर काउंटी कोर्ट उसको डिसाइड करती है। तीनों स्टेजेस, कन्वर्जन फ्रॉम इंक्वायरी टू फ्रॉम कंप्लेंट टू इंक्वायरी, बोर्ड डिसाइड करेगा, फ्रॉम इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेशन बोर्ड डिसाइड करेगा, फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू रेफरेंस बोर्ड डिसाइड करेगा। अब इसमें थोड़ा सा एक और भी मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी इनकी इंटरनल होती है डेलीगेशन ऑफ पावर्स कि जिन केसेस में ग्रेड 19 एंड अबव है तो वहां पे चेयरमैन नैब के पास इख्तियार होता है, तो वो चेयरमैन नैब रीजनल बोर्ड जो होता है वो उसको हेड अपना जो होता है बोर्ड एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग वो हेड करता है, वो सारी डिसीजन देता है। और जो नीचे अगर ग्रेड 19 बिलो है तो वो डीजी रिस्पेक्टिव जो भी उसका होगा ब्यूरो का कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस मैनेजर जिसके पास 65 एम्प्लॉइज है तो वो चेयरमैन करेगा और 65 बिलो है तो वो डीजी करेगा। तो इन हालात में डेलीगेशन ऑफ पावर्स जो कि नैब ऑर्डिनेंस में चेयरमैन ने डेलीगेट की हुई अपनी पावर्स, तो वो उस तरीके से भी हल हो जाता है। अब मैं आपका जो सवाल है उसका दूसरे हिस्से की तरफ आता हूँ, बेल के ऊपर। बिल्कुल आपकी बात सही की कि नैब ऑर्डिनेंस में ये जितने ऑफेंसेस हैं इनकी बेल को स्पेसिफिक बार किया गया है, लेकिन अब इसके साइमल्टेनियसली हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल कर दी जाती है और वो अंडर आर्टिकल 199 है कि जी के ये हैव नॉट बीन डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ व्हिच इज आर्टिकल 4,
और इसी तरह का लिबर्टी का और लिव का वो जितने भी आर्टिकल्स हैं उसके तहत आर्टिकल 199 की रिट पिटीशन फाइल कर दी जाती है और उसमें बेल ग्रांट कर दी जाती है बंदे को। और आपने देखा होगा इस तरह बेल ग्रांट्स भी हो रही है, जितने हाई प्रोफाइल केसेस हैं हाई कोर्ट से बेल ग्रांट्स हो जाती है। तो बेल का राइट जो है वो उसको थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन उसको फाइल करनी पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की उसको अपना देना पड़ता है कोर्ट से। मैं अब इसमें थोड़ी सी एक और भी आपको बताऊं कि बेल के साथ इसमें जो है पावर ऑफ सस्पेंशन जो है वो भी बार की गई है, लेकिन हाई कोर्ट में इसको जो अगर कोई कन्विक्टेड पर्सन है तो उसकी सस्पेंशन भी अलाउ की गई है अंडर व्हेन द अपील इज फाइल्ड। तो इस तरह आप ये देखेंगे जब इतनी स्टेजेस हो, इतनी ट्रांसपेरेंसी हो, तो बैरिस्टर साहब मैं समझता ये हूँ कि इसको अगर नैब के जो लोग जितने भी हैं प्रॉपरली इसको एक्सरसाइज करें अपनी अथॉरिटी को, तो इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है। बंदा तो कम से कम ये तो फील करता है कि ठीक है मैं एक ऐसे इदारे के पास हूँ, इफ आई गिव देम ऑल माय एविडेंस, मैं अपना जो कंटेंशन है उसको मैं सब्सटेंशिएट कर दूं विद माय एविडेंस, तो वहां पे सुनी जाएगी, वहां पे उसको बकायदा कदर की जाएगी। तो मेरे नॉलेज में तो ये ऐसे ही है कि अब तक तो मैं ये समझता हूँ, देखें हमने जब वी वर प्रोसिक्यूटर्स तो कन्विक्शन रेट्स पे हम बड़ा डिपेंड करते थे कि हमारा केस कन्विक्ट हो। अब मैं डिफेंस साइड पे हूँ तो जाहिर है कि क्लाइंट की भी होती है कि जी कि किस तरीके से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बड़ा एतमाद होता है कि मैं जजेस जो हैं ये पार्शियल हैं, ये नैब के जजेस नहीं, नैब की कोर्ट्स। ये भी इंप्रेशन शुरू में था कि इसको काउंटी कोर्ट्स कहते हैं, तो इसका मकसद है कि नैब के ही इदारे के अंदर ये कोर्ट्स हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जो कोर्ट्स हैं ये हाई कोर्ट के अंदर हैं और ये इसकी बकायदा नॉमिनेशन जो है वो हाई कोर्ट से जाती है और अप्रूवल फ्रॉम लॉ मिनिस्ट्री होती है। तो इंडिपेंडेंट कोर्ट सेशन जजेस को लगाया जाता है इसमें, जो सर्विंग सेशन जजेस हो जिनकी कम से कम 3 साल का पीरियड रहता है उनकी सर्विस का, तो उनको ये अपॉइंट किया जाता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर हम अपना इस इदारे को ये कहेंगे जी कि ये एक ट्रिब्यूनल लॉ है और ये विक्टिमाइजेशन कर रहा है, तो ये सरासर हमारी जो बात है वो फैसल साहब ये आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया और हमारी ऑडियंस को मेरा ख्याल है इससे बेहतर बहुत अच्छी समझ भी आ गई होगी कि ये लॉ कैसे ऑपरेट करता है, क्योंकि आज तक कभी इस तरह की गुफ्तगू पहले कभी नहीं हुई। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। अब मेरा अगला आपसे सवाल ये है, क्योंकि मुझे खुद कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ एक अच्छी पोजीशन पे काम करने का मौका मिला। मैं वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट। मैंने ये देखा कि इस कुछ 2.5 साल का मेरा अरसा गुजारा जिसके अंदर मैस स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनिशिएट हुए और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि कई प्रोजेक्ट्स जो मेरी नजरों से गुजरे हैं वो बड़ी शफाफियत से हुए हैं। मैं आपसे सवाल एक्चुअली इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मैं एज अ लॉयर मैंने इस चीज को बड़ी करीब से देखा है कि नैब की अपनी जो कैपेसिटी है वो इस कदर डेफिशिएंट होती है। जिस तरह आपने आपने अर्ज किया कि मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, कोई लैंड का होता है, कोई डिफरेंट एरियाज का होते हैं। इसी तरह मैंने खुद देखा और मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, फिर आप हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि एक इंसान जिसके को 20-30 साल का तजुर्बा है एक एरिया में, उसको सवाल करता है एक ऐसा यंगस्टर जिसे कोई तजुर्बा नहीं है, माँ सवाए उसके पास एक डिग्री है या हल्का फुल्का कहीं से तजुर्बा है। अब फॉर इंस्टेंस अरबों रुपए की प्रोक्योरमेंट हुई है रन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, और एक यंग सा लड़का या लड़की जिसको कुछ पता नहीं है कि प्रोक्योरमेंट इन एक्चुअलिटी क्या होती है, क्योंकि हम भी समझते हैं कि लॉ की एक बेसिक पढ़ लेना और उसकी प्रैक्टिस करने में जमीन आसमान का फर्क होता है और बहुत सी चीजें होती हैं जो कि आप लर्न करते हैं उससे। अब मैंने ये देखा कि ऐसे लोग जिन्होंने कई सालों से बिलियंस की प्रोक्योरमेंट रन की है, उनको सब पता है क्या चीजें होती हैं क्या नहीं है, उनको एक ऐसा शख्स सवाल कर रहा है जिसको कोई समझ नहीं है और वो उनको ना सिर्फ सवाल कर रहा है, वो कोर्स भी कर रहा है और उनको ऐसे डरा रहा है, धमका रहा है कि जैसे कि अगर नहीं बताओगे तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो आपसे कहने का वो ये है कि दुनिया जहां में प्रोसिक्यूशन जहां पर भी की जाती है उसके अंदर हमेशा पहले केस को डेवलप अच्छा किया जाता है। इसकी मेरी इस बात को मैं इससे सप्लीमेंट करूंगा कि अगर आप कोर्ट्स में भी देखें तो इंतहाई पुअर कन्विक्शन रेट है नैब के केसेस का। और जो छोटे लोग जो फंसते हैं उनके केस आजकल 10-10 सालों से फंसे हुए हैं, वो चलते जा रहे हैं, जबकि जो बड़े लोग हैं वो प्ली बारगेन करके निकल जाते हैं। तो एक तो ये बात होगी और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस पर भी थोड़ा कीजिएगा कि प्ली बारगेन का एक स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक एक एरिया तो है इस लॉ के अंदर, पर हमने कभी ये नहीं सुना था आज तक दुनिया में, और आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, कि प्ली बारगेन करके कोई बंदा स्कॉट फ्री निकल जाए। ये जरूर सुना है कि अगर एक
एक जो भी मुल्जिम है उसको अगर आप ये प्ली देते हैं और वो एक्सेप्ट करता है तो उसकी कन्विक्शन जो है वो 1/3 पे आ जाती है या रीजनेबली कम हो जाती है, मगर सजा उसको जरूर मिलती है। तो ये मेरे इन दो सवालात पे थोड़ी सी जरा आप डिलिब्रेशन कीजिए काइंडली। देखिए बैरिस्टर हारिस, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कहीं भी कोई भी इदारा आप ले लीजिए, वहां पे ये रोटेशन बेसिस के ऊपर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो होते रहते हैं। जिस तरह हम वकील हैं, हम भी आप देखें नए प्रेसिडेंट्स आते रहते हैं, नई साइटेशंस आती हैं और हम उसको स्टडी करके अपने इल्म में मजीद इजाफा करते रहते हैं और ये लॉ चेंज हो जाता है, डे बाय डे चेंज आता है, नई जजमेंट्स आ जाती हैं। इसी तरह ये जहाँ पे जो इदारे हैं, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, क्योंकि ये वाइट कॉलर क्राइम, इसमें फोरेंसिक लेबोरेटरीज का भी ताल्लुक है, इसके अंदर ये बड़ी एक इंजीनियर्ड किस्म की करप्शन होती है, उसको ट्रेस करना ये स्किल्स है। दीज आर बेसिकली आईओ शुड हैव दोज स्किल्स while investigating white collar crime cases. I agree with you. अब मैं आपको देखिए अपना ही मशवरे से अपना जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊं, मशवरा तो सजेशन बाद में दूंगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि when I was in NAB तो हमारी एडवोकेसी सेल्स के ऊपर बड़ी ट्रेनिंग्स हुई। लंदन से क्वीन काउंसिल्स आए और फेडरल जुडिशियल एकेडमी में हमें ट्रेनिंग दी गई और हमें उन्होंने हमारे उसका पर्पस वो यही था कि हमारी एडवोकेसी स्किल्स को वो बेहतर करेंगे। उसमें वो हमें क्रॉस एग्जामिनेशन और ये और एग्जामिनेशन शीट और ये सारी हमें वो बाकायदा काउंसिल बताते थे। उसके अलावा हमारे रिफ्रेशर कोर्सेज होते थे, एवरी 6 मंथ्स में हमें वो कोर्स कराते थे और जिसमें कोई सीनियर जो कानूनदान होता था वो हमें लेक्चर देता था या कोई एक्स जज होता था हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के, वो हमें सिखाते थे। तो एट बीइंग मैं आई एम टॉकिंग अबाउट माय एडवोकेट जो नैब का प्रोसिक्यूटर है। अब का मुझे नहीं पता कि वो क्या ट्रेनिंग उसी तरह हो रही है जिस तरह 2003, 4, 5 में जब मैं वहां था तब होती थी, लेकिन ये इस वक्त की बहुत जरूरत है क्योंकि मैंने जो चीज सीखी है कि आप जब तक ये ट्रेन नहीं करेंगे आईयूज को, तो आपकी बात दुरुस्त है कि एक इम्प्रेशन ऐसा ही आता है कि जी के कल का जो आयु है वो इतने बड़े बड़े जो ये प्रोक्योरमेंट लॉज है, ये शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, जो पेपरा लॉज है, रेगुलेशंस हैं, और जब उसको तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये जरूर अपना तजुर्बे से बताऊं कि इन्वेस्टिगेशंस में भी वो लोग इस तरीके से ट्रेनिंग्स करवाते हैं और उनके पास ये प्रोक्योरमेंट लॉज का एक्सपर्ट भी होता है जो आईओ को फर्दन फर्दन वो बता रहा होता है। बैंकिंग कोई चैनल है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, उनका एक बैंकिंग एक्सपर्ट होता है और वो इन्होंने हायर किया होता है फ्रॉम द बैंक। एक पुराना बैंकर हो जो अच्छे ग्रेड का हो, वाइस प्रेसिडेंट या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और वो उसने 15-20 साल से बैंकिंग कर रहा, तो उसको भी वो एक्सपर्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ही इज आल्सो हेल्पफुल फॉर देम। ये जो मनी ट्रेल्स होते हैं ये भी बड़ा एक किस्म का है टेक्निकल सब्जेक्ट ट्रेस करना, तो ये वो इस तरीके से वहां पर ये चीजें होती हैं। बट स्टिल ये नेवरदलेस वी कांट से कि जी के बस ये काफी कुछ होता है तो क्या जरूरत है, लेकिन स्टिल जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, अभी मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि अब आजकल जो पे ऑर्डर्स बना लेते हैं स्कैंड, आप कह ही नहीं सकते कि ओरिजिनल कौन सा है और नकली कौन सा है। तो जब इतनी करप्शन जा चुकी है और माफिया ने इतना कुछ बना लिया, तो हमें इसको टैकल करने के लिए हमें इससे ज्यादा स्किल्स अडॉप्ट करनी पड़ेंगी और हमें ट्रेन करना पड़ेगा अपने आईओएस को। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये अभी भी जरूरत है। बेशक जितना मर्जी एक्सपर्ट्स आपकी टीम में मौजूद है, यू स्टिल नीड्स के जी आपकी ट्रेनिंग्स हो और रोटेशन बेसिस पे रिफ्रेशर कोर्सेज हो। दूसरा जो सवाल आपने फरमाया प्री बार्गेन के मुताबिक, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारे यहाँ ये बैठता है कि जी के प्री बार्गेन बंदे पे इल्जाम है करोड़ रुपए का, नैब ने 50 लाख लिख के उसको छोड़ दिया। तो ये बात भी थोड़ी सी गलत है। उसकी रीजन ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन ऑफ केसेस में एक बाकायदा 12 बंदों की टीम है, इसी तरह प्री बार्गेन में भी वही 12 बंदे जो है वो बैठते हैं और वो देखते हैं कि ये इल्जाम तो 1 करोड़ का है, लेकिन जो एविडेंस कलेक्ट हुई है ड्यूरिंग द इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, उसमें ये साबित नहीं होता 1 करोड़, साबित ही होता है 50 लाख की करप्शन। तो वो 50 लाख रुपया ही वो देगा। देखें अगर नैब कहे कि नहीं जी चूंकि कंप्लेंट आई है करोड़ की, आप करोड़ ही दो, ये बात गलत है। जब उसने इन्वेस्टिगेट किया, थ्रेश आउट किया, अनर्थ हुई चीजें, तो पता लगा कि 1 करोड़ तो नहीं है और 50 लाख है। और कई दफा ऐसे होता है कि करोड़ की कंप्लेंट होती है तो पता लगता है कि बंदे ने 10 करोड़ करप्शन की है। तो वो जरूरी नहीं कि वो कंप्लेंट में अगर करोड़ है तो वो करोड़ से ऊपर नहीं जाएंगे। अगर साबित हो जाता है कि 10 करोड़ की करप्शन है, फिर 10 करोड़ वो रिकवरी करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि प्री बार्गेन के ऊपर, क्या बंदे से पैसे लेके इसको हमने उसको छोड़ दिया, ये बात भी गलत हो जाती है। कानून के मुताबिक ये है कि अगर बंदा प्री बार्गेन करता है तो वो 10 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये एक बहुत बड़ी कन्विक्शन है बंदे के लिए, जिस बंदे ने इलेक्शन लड़ना है और वो प्री बार्गेन कर, जब 10 साल के इज आउट ऑफ द इलेक्शंस, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। नंबर 2, वो कहीं से लोन नहीं ले सकता।
किसी बैंक से, किसी इदारे से, अगर वो बिजनेसमैन है तो अगर उसने प्ली बार्गेन किया किसी भी केस में वो नहीं लोन ले सकता। और उसका जो किरदार है या उसका जो समझेंगे जो उसका जो करेक्टर है वो डीम टू बी कन्विक्टेड पर्सन का होगा। यानी कि अगर उसने पासपोर्ट बनाना है या कोई ऐसी चीज है ना तो ही हैज टू डिस्क्लोज कि ही हैज डन प्ली बार्गेन विद देम, ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन। कहीं भी वो जाएगा तो इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी, सिर्फ उसमें फर्क ये है कि प्ली बार्गेन अगर बंदा कर देता है तो वो जेल नहीं जाता, वो बाकी उसको सारी कन्विक्शंस हो जाती है। और ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि ना इलेक्शन लड़ सके ना लोन ले सके। एक इसमें जरूर बात मैं ऐड करूंगा कि प्ली बार्गेन का जो है उसमें जिस तरह मैंने कहा कि बोर्ड डिसाइड करता है लायबिलिटी को, वही डिटरमिन करता है और कानून में भी ये कहा है, तो उसके बाद फिर वो कोर्ट के अंदर पेश की जाती है। कोर्ट उसको फिर एग्री या डिसएग्री करता है। कई दफा कोर्ट कहता है जी कि हो सकता है कि नैब ने किसी ऐसे एस्पेक्ट को नहीं देखा, तो कोर्ट कहती है आप इसको देख के फिर आप दोबारा से आप पुट अप करें केस। ये जरूरी नहीं कि काउंटी कोर्ट जो नैब ने कहा वो कर दे, बिकॉज दैट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। अगेन जो भी होगी दैट विल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि इट इज जितना भी ये ट्रांसपेरेंट रखा जा सकता है प्रोसीजर उसको रखा गया है और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। आप देखें कि कोयटा में वो जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे उनकी प्ली बार्गेन को काउंटी कोर्ट ने रद्द कर दिया था, हालांकि नैब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है इतनी अमाउंट है, वो कितने करोड़ों की उसने प्ली बार्गेन की थी, तो वो उसने कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह हमारे एक्सपीरियंस में भी है कि जब हम जाते हैं तो अकाउंटिंग कोर्ट आर नॉट रबर स्टैम्प कि व्हाटएवर नैब सेज वो स्टैम्प लगा दी ठीक है। वो भी अपना पूरा माइंड अप्लाई करते हैं और वो देखते हैं कि अगर क्लोजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है या प्ली बार्गेन की अप्रूवल है तो वो देखते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी बात मैं आपको अभी बताता चलूं, कानून में यह है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में नजर ये आ जाता है कि हमने इन्वेस्टिगेट किया है और इसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया या कोई ऐसी सॉलिड एविडेंस नहीं आती, तब भी चेयरमैन नैब के पास इख्तियार है कि वो 9C करके क्लोज कर दे केस को और उसकी अप्रूवल कोर्ट देता है अगर वो इन्वेस्टिगेशन में है, और अगर बंदा अरेस्ट हो चुका है इस दौरान तो वो रिलीज हो जाता है फौरन। मसलन क्या आप ये सोचेंगे कि इदारा अगर चाहे वो समझे कि भी कि बाकी ये केस तो बनता ही नहीं है, तो नैब के पास इख्तियार है अंडर सेक्शन 9C ऑफ एनओ कि वो इसको क्लोज कर देता है इन्वेस्टिगेशन। ये भी ब्यूटी है, ये तो नहीं ना कि बिल्कुल वो रिकमेंड करता है कोर्ट उसको चेयरमैन को या डीजी की रिपोर्ट को अप्रूव करते हैं। ठीक है, थैंक सफदर साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड। अगर 1 मिनट में अगर आप इसको वाइंड अप इस तरह करें कि आपके नजरिए में, क्योंकि आपका इतना वसी और रीच तजुर्बा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप समझते हैं कि अगर फॉर द बेटरमेंट फॉर द फ्यूचर नैब के इस लॉ के अंदर अगर कोई माइनर चेंजेस लाई जाए तो ये और पोटेंट और बेहतर लॉ बन सकता है? इन अ मिनट प्लीज। जी मैं ये जो अभी पिछले दिनों एक आपने देखा था बड़ी एक फेमस अमेंडमेंट्स आई थी जिसके ऊपर काफी लोगों ने अपना उनको फायदा भी पहुंचा, मुल्जिमान को जिनके ट्रायल्स हो रहे थे। यही अमेंडमेंट जो नैब ने की है इसमें बेल का राइट काउंटी कोर्ट्स को दे दिया जाए, क्योंकि पहली बेल का राइट अगर काउंटी कोर्ट्स को आ जाएगा तो एक अच्छा स्टेप है। जो अमेंडमेंट्स ऑलरेडी की है इन्होंने, जो चूंकि 90 डेज का म्याद खत्म हो गया इसलिए वो अब इन फील्ड नहीं है, लेकिन उन अमेंडमेंट्स की एडिशन में वो ये कर दें और उसके बाद वो जो वॉलंटरी रिटर्न है उसको भी मेरा ख्याल है कि दोबारा से वापस आ जाना चाहिए, बिकॉज नैब की रिकवरी बड़ी डिपेंड करती है। एक आदमी जिसकी हार्ड अर्न मनी को कोई बंदा फ्रॉडलेंट तरीके से ले लेता है उसको प्लॉट की शक्ल में, तो उसका तो सरमाया वही होता है उसके लिए बड़ा दुनिया का कौन सा कैंसर है कि सारी जिंदगी का सरमाया उसका एक बंदे ने एक झटके में उसके छीन लिया। तो मैं समझता हूँ उन केसेस में भी रफ्तार जो है उसको एक्सपीडाइट करने के लिए ज्यादा पावर्स देनी चाहिए। और ये चूंकि नैब ही इदारा है जिसने रिकवरीज करके दी, वरना आइंदा पाकिस्तान में तो अगर बंदा जो खा जाता है पैसा वो तो फिर गया पैसा, उसमें तो बंदा फातह पढ़ लेता है। तो इससे ऐसी अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करना चाहिए उसको, ये बिकॉज नैब इज एंटी करप्शन क्रूसेडर, उसको मजीद स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो ये जो अमेंडमेंट्स इन्होंने की थी इस अमेंडमेंट में ये अमेंडमेंट डाल के इसको अवेलेबल ऑफेंस कर देना चाहिए और इसमें जो मिसयूज अथॉरिटी जिसे डिफाइन किया है वो भी कर दिया जाए और बाकी इसको स्ट्रेंथन किया जाए ताकि इसका ज्यादा अफादियत पब्लिक तक पहुंच सके और ये मददगार साबित हो। आखिर में ये कहूँ कि ये नैब को अप्रिशिएट काफी मुल्कों ने भी किया, चाइना ने, हांगकांग ने बल्कि अडॉप्ट किया काफी प्रोसीजर्स नैब के, बांग्लादेश ने भी कि जी कि ये इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से चला है।
तो विदाउट कोटिंग वन साइड पिक्चर, ये मजीद भी हम समझते हैं कि जी के नैब को भी अपना जो है फोकस रखना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज हो रही हैं, जो ट्रेंडिंग ट्रायल्स है, जिस तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से चलता है इसी तरह चलना चाहिए। और आईओ को मजीद स्किल्स प्रोग्राम्स करवाने के लिए उनको मजीद ट्रेनिंग की जरूरत है। प्रोसिक्यूटर्स को भी जरूरत है और प्रोसिक्यूटर्स को भी ट्रेन किया जाए। राइट, बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने अपना टाइम दिया और हमारी ऑडियंस को इनलाइटन किया। एंड आई एम वेरी श्योर कि लोग आज की इस डिस्कशन से बहुत कुछ सीखेंगे नैब लॉ के बारे में और अपना एक ओपिनियन क्रिएट करेंगे। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच।